नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने एनेक्सी भवन के सभागार में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के स्मरण उत्सव में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसे उन्होंने भारत के लिए काला दिवस बताया। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल देश के मूल मूल्यों का दमन था, जो तत्कालीन सरकार द्वारा अपने स्वार्थी हितों के लिए सामाजिक संगठनों, विपक्षी नेताओं और मीडिया पर की गई कार्रवाई थी, जिसको हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसको हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, निश्चित रूप से इस आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समझता हूं कि 25 जून 1975 को जो इस देश के लिए आपातकाल लागू हुआ था, ये भारत के मूल आत्मा का हनन हुआ था और उसमें तमाम सामाजिक संस्थाओं को, ऐसे विपक्ष के नेताओं को और विशेष तौर पे जो मीडिया, भारत का ये चौथा स्तंभ, उसको कुचलने का जो षड्यंत्र कांग्रेस सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये देश जानना चाहता है। क्योंकि देश स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे नेताओं का इस देश के विकास के लिए, देश की उन्नति का जो सपना था, वो अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए और उनकी सत्ता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने इस देश पर जबरियन आपातकाल घोषित किया था। और मैं समझता हूं कि आज 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस देश की जनता कांग्रेस से जानना चाहती है कि किस कारण आप आपातकाल लोगों की नागरिकता को छीनने का, लोगों के स्वतंत्रता को छीनने का, हनन करने का प्रयत्न हो रही थी, केवल अपनी पद सत्ता बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस समर्थित नेताओं के कहने पर लागू हुआ था। और मैं समझता हूं कि ये काला दिवस सदैव भारत के हर नागरिकों को याद रहेगा, क्योंकि लंबे समय तक इस देश की गुलामी के कारण जो देश को आज़ादी मिली थी और उससे बर्बर स्थिति हुई थी हमारे नागरिकों की, और मैं समझता हूं उसको स्मरण करना चाहिए और स्मरण ही नहीं करना चाहिए, अपने युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। इसका सदैव भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और आज उसी के संदर्भ में प्रदर्शनी भी है, आप सब देख भी ले रहे हैं और हम सब अभी इसके आगे संगोष्ठी भी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे 25 जून को भारतीय इतिहास में काला दिन के तौर पर याद किया जाता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि इसी दिन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को दबा दिया था, जिससे राष्ट्र के स्वतंत्र इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक काला अध्याय था, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को कमजोर किया और लाखों लोगों को उनके लोकतांत्रिक विश्वासों के लिए उत्पीड़न का शिकार बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार अंग्रेजों के शासन से भी अधिक थे, जिसमें अनगिनत निर्दोष लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद किया गया था। कांग्रेस की दमनकारी कार्रवाइयों के कारण यह दिन हमेशा काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, कांग्रेस की सरकार और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल घोषित करने के आज के इस 50 वर्ष पूरे हो गए। मैं समझता हूं कि देश में जहां एक तरफ इस देश के लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी और लाखों करोड़ों इस देश के युवाओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में जो चेतना थी, इस भारत के भविष्य को लेकर के जो लोगों के मन में सपना था, आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद उस समय की तत्कालीन सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, अगर हम सबको स्मरण होगा, पढ़े होंगे, 1969 के समय ही इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
उसके दंश से पूरा देश झेल रहा था। फिर भी 1971 के आम चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन उस बहुमत के आधार पर जहां पूरे देश में देश के मजदूर, देश के नौजवान, देश के विद्यार्थी जो उस समय की कुशासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी, और वहीं पर इस देश के नेता स्वर्गीय राजनारायण जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी चुनाव पर, और उस पर उन्होंने गहरा आरोप लगाया था कि इस आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ी हैं, और इस रिट पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लंबे समय तक सुनवाई के कारण, और जो हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस रिट को लेकर के बार बार सरकारी दबाव डालना, सुप्रीम कोर्ट से दबाव डालना, फिर भी उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके चुनाव को निरस्त किया, और निरस्त ही नहीं किया, उसमें उन्होंने 6 साल का प्रतिबंध भी घोषित किया। ये 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती, ना ही किसी संवैधानिक पद पर रह सकती। जहां एक तरफ पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के इस देश के नौजवानों का, इस देश के पत्रकारों का खुला विरोध था, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस चुनाव को निरस्त करने पर कांग्रेस और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी काफी भयभीत हो गए, और 12 जून को उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट का निर्णय आया, उससे सशंकित होकर के उसी समय इस देश पर आपातकाल लागू करने का ताना बना बुना गया। पीछे की उन बातों का अगर स्मरण किया जाए, इस देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का जितने तरीके से दमन अगर कांग्रेस सरकार ने की है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद कोई सरकार ने नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे एक काला दिवस के रूप में मनाती है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके माध्यम से हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनका हम सम्मान करते हैं और स्मरण करते हैं कि ऐसा दिन इस देश में फिर कभी ना आए, क्योंकि उस परिस्थितियों के कारण देश जहां विकास पर अग्रसर होना चाहिए था, देश और आगे बढ़ना चाहिए था, वो केवल अपनी निजी स्वार्थों के कारण इस देश पर आपातकाल लागू हुआ था, और उस आपातकाल के लंबे आंदोलन के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि ये बात आने वाली अपनी पीढ़ी को सदैव सदैव स्मरण रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाती है। गोरखपुर में प्रस्तावित हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित पांडेहाता और आर्यनगर क्षेत्र के व्यापारियों की मुआवजे संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विधायक विपिन सिंह ने राजस्व अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। विधायक विपिन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए व्यापारियों को आश्वासन दिया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार निर्माण कार्यों के साथ साथ व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्षी दलों पर परियोजना को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा है कि पिछली सरकारों ने व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया था। विपिन सिंह ने जोर देकर कहा कि हेरिटेज कॉरिडोर गोरखपुर की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है और सरकार प्रत्येक व्यापारी की बात सुनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस बैठक में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और कई व्यापारी नेता भी शामिल हुए।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, देखिए, यहाँ के सारे व्यापार मंडल के साथी, जो भी यहाँ व्यापारी साथी हमारे थे, सब इकट्ठा हुए हैं। पूज्य महाराज जी का जो आदेश था कि इनका नुकसान न होने पाए, हमारे व्यापारियों का नुकसान न होने पाए, उसी क्रम में आज हम लोग बैठक किए। इसमें राजस्व विभाग के सारे लोग अधिकारी थे और विरोधी जो कार्यदायी संस्था है वो है, हमारे महानगर अध्यक्ष आशीष जी साहब, हमारे पार्टी के भी लोग, सारे लोग हैं। और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है कि पूज्य महाराज जी का जो आदेश था उसी क्रम में हमारे व्यापारी साथी 100% संतुष्ट हैं कि पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जिसकी ज़मीन है उसका मुआवजा मिलेगा। एक मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, अगर एक तल पर कोई और है, दूसरे तल पर कोई और है, रजिस्ट्री कराया है, तो उसका मुआवजा उसके मकान का मिलेगा। इस हिसाब से सारे व्यापारी हमारे संतुष्ट हैं और निश्चित है इसमें सब लोग सहयोग करने के लिए आतुर हैं। और सारे व्यापारी साथी हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं कि रात में 10 बजे, 10:30 बजे योगी जी, एक मुख्यमंत्री एक सड़क को देखने के लिए अगर गोरखपुर में आते हैं, रात के 11 बजे तक भ्रमण करते हैं, तो निश्चित है योगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, गोरखपुर को बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बदल रहे हैं, गोरखपुर के लोग उनका हमेशा सम्मान करते आए हैं और करते रहे। गोरखपुर में विरासत गलियारे के निरीक्षण के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब सपा प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, गलियारे में व्यापारियों की टूटी दुकानों के मुद्दे पर बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पांडेहाता पुलिस चौकी पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बुलडोजर लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया और माता प्रसाद पांडे वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। झड़प के दौरान सपा प्रतिनिधि मंडल के काफिले पर एक कार का शीशा टूट गया। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के नेताओं को शांत कराया। रास्ते से बुलडोजर हटवाकर मार्ग खुलवाया। इसके बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने विरासत गलियारे के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने सपा प्रतिनिधि मंडल के गोरखपुर दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में सपा का आना राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों को उचित मुआवजा दे रही है और सपा को विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जिन व्यापारियों की संपत्तियां प्रभावित हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने कहा कि कोई मतलब नहीं है। जो शहर योगी जी का है वहाँ राजनीति करने लोग आ रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ इनकी सरकार थी, क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। विरासत गलियारा योगी जी की देन बन रहा है। कल योगी जी के आशीर्वाद से एक दिन योगी जी ने रात में 11 बजे तक निरीक्षण किया। सारी समस्याओं को खुद योगी जी महाराज ने देखा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम और हमारे महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग आकर व्यापारी साथियों के साथ 2-2 मीटिंग हम लोग किए और जितनी भी समस्या थी, छोटी से बड़ी, चाहे विरासत गलियारा में जो डक्ट बना उसको पैक करके उस पर पाथ बनाने के लिए, चाहे जितने फ्लोर हमारे हैं, 2 फ्लोर पहले रहे होंगे, 1 फ्लोर पहले रहेगा, 3 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर का मुआवजा देने की बात हुई, जमीन की मुआवजा देने की बात हुई। फिर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? बिना मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसका जवाब भी हमारे यहाँ के व्यापारी साथी देंगे। योगी जी तो शहर को इतना सुंदर बना रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था उनके राज्य में कितनी बेहतर रही। उनका विकास से कोई मतलब रहा है? उनके समय में बलात्कार,
ज्यादा हुए, गुंडाराज उनके समय में हुआ, थाना उनके लोग चलाते थे, वो आज व्यापारी को उत्पीड़न उनके समय होता था। जहां से मन करता था उनके गुंडे आते थे और सामान उठा कर ले चले जाते थे। योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। कोई मतलब है कहाँ कौन सा विकास है? एक गोरखपुर का एक विकास बता दे, ये समाजवादी पार्टी के लोग एक काम कोई गोरखपुर में करा है, फिर आ करके ऐसी बात करेंगे। जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है, सड़क चौड़ा करना है ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर्किट रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर जगह प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था। रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहां तक हम लोगों को पहुंचावे। जबकि यहाँ के जो लोग विधायक हैं वो लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं और उनको मुआवजा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित है, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। देखा जाए गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, 2 गाड़ी। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमारा रूट है चला। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा व्यापारियों को लूटने का काम किया गया, व्यापारियों से फिरौती ली गई, व्यापारियों की हत्या की गई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है तब से व्यापारी सुरक्षित हैं, व्यापारी निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा सुना गया है कि इस विरासत गलियारे का निरीक्षण किया जा रहा है। निश्चित ही उनका आज यहाँ का सभी व्यापार मंडल मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमेशा से पूज्य महाराज जी गोरखपुर के विकास की सोचते हैं, इस विरासत गलियारे के विकास के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ का व्यापार प्रभावित होता था ताकि यहाँ व्यापार सुगमता पूर्वक ठीक से चले। इस बात के साथ पूज्य महाराज जी इसका विकास कर रहे हैं और निश्चित ही पूरा व्यापार मंडल गोरखपुर के एक एक व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं। और आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ विरोध व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप न कर रहे, विकास के रास्ते में वो रोड़ा न बने, इस बात का यहाँ का व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। जब व्यापारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो फिर इस तरह के प्रतिनिधि मंडल के आने का क्या मतलब है? इसी वजह से यहाँ का व्यापार मंडल आज विरोध कर रहा है कि हमेशा से समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, व्यापारियों को लूटने का काम किया गया। यहाँ व्यापार मंडल के सभी नेता हैं, आदरणीय दुबे जी हैं, दवा विक्रेता के रमेश जी हैं, समस्त व्यापार मंडल के मदन अग्रहरी जी हैं, उद्योग व्यापार मंडल के भोला अग्रहरी जी हैं, व्यापार मंडल के अशोक जी हैं, सभी व्यापारी गोरखपुर का एक एक व्यापारी नेता यहाँ गणेश वर्मा जी हैं, सर्रापा मंडल के अध्यक्ष, सभी लोग आज समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं है कि गोरखपुर के अंदर वो आके यहाँ पे निरीक्षण करे, क्योंकि गोरखपुर का एक एक व्यापारी हमेशा से पूज्य महाराज जी के साथ है। जब महाराज जी सांसद थे तो व्यापारियों के लिए हित में उनके व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते थे। आज गोरखपुर का एक एक व्यापारी पूज्य महाराज जी के निर्णय के साथ है। यानी आप लोग इस प्रतिनिधि मंडल को आने नहीं देंगे? बिल्कुल, यहाँ का एक एक व्यापारी ये तय कर लिया है कि उस प्रतिनिधि मंडल को हम घुसने नहीं देंगे इस गोरखपुर में, इस विरासत गलियारे। ये चाहते हैं कि जो यह मकान को, दुकानों को तोड़ने का सरकार का प्रस्ताव है, वह दुकान सरकार अगर तोड़ करके रास्ता को चौड़ा करना चाहती है तो जो मठ की जमीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो मुआवजा सरकार ने स्वयं लिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उसी मुआवजा के रेट को यह जो है देने का भी व्यवस्था करे, जो है व्यापारियों को देने की व्यवस्था करे। यही तो हम लोग चाहते हैं और दूसरी कोई चीज नहीं चाहते हैं। यही चाहते हैं कि वो उचित मुआवजा मिले उनको।
देखा जा रहा है बुलडोजर लगा के रोका जा रहा है भाजपा भाई बुलडोजर लगा के वो रोक सकते हैं, वो गोली बंदूक चला सकते हैं, वो जो चाहें सो करें, लेकिन हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से विधिसम्मत तरीके से हमने पहले सूचना दे करके, और रास्ता भी काफी सूचना में है कि इस रास्ते से यहाँ तक हम लोग जाएंगे, व्यापारियों से मिलेंगे। हाँ टूटे हैं जो है गाड़ियों के शीशे, लेकिन जिस तरह से सलूक कर रहे हैं यह सलूक अच्छा नहीं है, ये सलूक अच्छा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जिला है, उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें जो है इस तरह की जो है अगर ये प्रदेश के किसी कोने में इस तरह से कार्य किया जाए, कानून को हाथ में लिया जाए तो बात दूसरी है, लेकिन गोरखपुर में इस तरह से किसी को सूचना देने के बाद जाने का रास्ता न दिया जाए, रोक दिया जाए, जो है इस तरह की बातें गलत हैं। जो है इस पर आपने रास्ते का पहले से दिया था और कहाँ तक आपको जाना था? क्या हमको पांडे घंटा घर तक जाना था हम लोगों। चौरी चौरा से विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने नई बाजार में हुई मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की। यह घटना तब हुई जब आदित्यनाथ नामक व्यक्ति ने आशीष यादव और उसके साथियों के चाय नाश्ते के पैसे मांगे, जिसके बाद आरोपियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। विधायक निषाद ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सके। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने अपने पिता की हत्या के आरोप में धर्मेंद्र यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एसएसपी राजकरण नायर ने प्रेस वार्ता में बताया कि धर्मेंद्र ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी और फिर गांव के ही अन्य लोगों पर आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एसएसपी ने बताया कि 16 जून 2025 को धर्मेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद के कारण कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी है। हालांकि जांच में पता चला है कि धर्मेंद्र ही असली हत्यारा है। पूछताछ में उसने बताया कि पिता द्वारा लगातार काम करने के लिए दबाव बनाने से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने धर्मेंद्र के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी राजकरण नायर ने कहा, ये दिनांक 16/6/2025 को थाना क्षेत्र चौरी चौरा में एक मर्डर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी धर्मेंद्र के द्वारा उनके पिताजी का 10 नामजद व 4 अज्ञात लोगों के द्वारा विवाद के चलते हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत की। जो नामजद आरोपी थे, टीम्स के द्वारा नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान जो भी घटनास्थल है उसके निरीक्षण एवं जो साक्ष्य संकलन आ रहा था, उससे जो भी नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ हमको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे थे जिससे हम कह सकेंगे वह नामजद आरोपी इस हत्या के केस में सीधा हमको लिप्त दिख रहे थे। इसी के क्रम में घटना का जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन था, उसमें किस एंगल से वार किया गया है, जिसकी वजह से धारदार हथियार से जिससे मृत्यु हुई है, कहाँ से अभियुक्तों के आने जाने का रास्ता था, इन सब चीज़ों का जब एनालिसिस किया गया तो उसके क्रम में जो भी वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी और उसमें लोग नामजद किए गए थे, उनके खिलाफ कुछ ठोस हमको साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, जिसके क्रम में टीमों के द्वारा फर्दर हमारा इसमें साक्ष्य संकलन किया गया। अंततः हमारे पास जो भी प्राप्त साक्ष्य थे उसके क्रम में जो वादी मुकदमा धर्मेंद्र थे, उन्हीं से जब पूछताछ की गई और अन्य परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उसमें जो हमको डिस्क्रिपेंसीज लग रही थी, उसके क्रम में आगे विवेचना करते हुए हम लोगों के सामने ऐसे सबूत आए जिसके माध्यम से हम फाइनली इस केस को वर्कआउट कर पाए और वादी मुकदमा धर्मेंद्र स्वयं ही इस केस का आरोपी निकला। उसी के द्वारा अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके द्वारा अपने घटना में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और घटना का अभियुक्त होना स्वीकार किया गया है। उसी की निशानदेही पे जो आला कत्ल है उसे बरामद किया गया है। इसके क्रम में अभी तक के प्राप्त साक्ष्य के अनुसार धर्मेंद्र को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी लोग नामजद हैं उनके खिलाफ, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिले, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और अभी तक जो भी हमको साक्ष्य संकलन मिल रहे हैं, जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई की प्रगति अब तक है, उसमें धर्मेंद्र के द्वारा अकेले ही अपने पिता की हत्या करना हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अगर आगे इसमें कोई अन्य प्रगति होगी तो आप लोगों को
अवगत करवाया जाएगा। मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया ने बहुत ही इसमें पेशेंस दिखाते हुए हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि मर्डर का बड़ा संवेदनशील घटना थी और उसमें जो भी नामजद आरोपी थे उनसे क्योंकि हमारी लगातार पूछताछ चल रही थी, ऐसे मीडिया का काफ़ी सहयोग रहा, जिसकी वजह से किसी भी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और जो भी दोषी है अंततः उसको हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में भेजने में सफल हुए। हत्या की वजह क्या? देखिए, हत्या की जो वजहें इनके द्वारा बताई गई है, इनका परिवार में विवाद चल रहा था कि धर्मेंद्र का कोई सीधा आय का स्रोत नहीं था। वे अपने पिता पे ही आय के लिए आय के लिए पिताजी पे ही निर्भर थे और इसको लेकर के घर में कई बार विवाद रहता था। अभी घटना से कुछ दिन पूर्व ही इनका घर में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था अपने पिताजी के साथ, और जिस दिन रात्रि में पिता की मृत्यु हुई है उस दिन रात को भोजन के समय भी इनका काफ़ी विवाद रहा था। तो जो पारिवारिक झगड़ा था इनका, उसके क्रम में उसी से रोष में आकर के इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा घटना की। अभियुक्त की पहचान जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साक्ष्य घटना के क्रम में आ रहे थे, जो पूछताछ में चीज़ें सामने आ रही थी, उससे जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो क्राइम सीन के फॉरेंसिक के द्वारा क्राइम सीन घटनास्थल देख करके जिस एंगल से वार किया गया था, जहां से अभियुक्तों के आने जाने का रास्ता बताया जा रहा था, उसमें जो भी हमको डिस्क्रिपेंसीज लग रही थी उनको फाइनली वर्कआउट करते हुए हमारी टीम के द्वारा अभियुक्त तक पहुंचा गया। बेटे के द्वारा पिता की हत्या हुई, पिता एक ही था कि और कोई साथ में? अभी तक की जो भी हमारी विवेचना है उसमें, और जो भी अभियुक्त ने भी अपना कबूलनामा किया है उसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह अकेला है। हमारे अभी तक प्राप्त साक्ष्य में भी हमको यही इन्वॉल्व लग रहा है, लेकिन यदि इसमें आगे किसी और व्यक्ति का साथ आता है, क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी प्रचलित है, कुछ भी प्रगति होगी तो आप लोगों को। गोरखपुर जीआरपी सरकारी रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों से मोबाइल लूटने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1,80,000 मूल्य के 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शहर में किराए के कमरे से संचालित यह गिरोह गोरखपुर, छावनी और डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशनों के पास यात्रियों को निशाना बनाता था। उनका तरीका ट्रेन के दरवाजे या खिड़कियों के पास बैठे यात्रियों को डंडों से मारकर उनके फ़ोन और सामान नीचे गिराना और फिर चोरी किए गए सामान के साथ भाग जाना था। जब ट्रेनें धीमी गति से चलती थीं तो उनके साथी यात्रियों पर पत्थर फेंकते थे ताकि उन्हें भागने में आसानी हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अनुराग मौर्य कुशीनगर, मोहित कुमार गोरखपुर और अनूप कोंड कुशीनगर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा एसपी जीआरपी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी जीआरपी विनोद कुमार सिंह ने किया। खुलासे के दौरान एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्रा, इंस्पेक्टर जीआरपी विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ जीआरपी विनोद कुमार सिंह ने कहा, चलती ट्रेनों पर अक्सर अपराधियों द्वारा डंडा मारकर झपटमारी करके मोबाइल फ़ोन गिरा करके लूट लिए जाते थे। उसके संबंध में आज 25/6/2025 को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के सैलून साइड में 3 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें गोलू उर्फ अनुराग जो कुशीनगर का रहने वाला है, दूसरा मोहित कुमार झारखंडी कूड़ेभाड़ गोरखपुर का रहने वाला तथा तीसरा अनूप गौड़ ये भी कुशीनगर का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग द्वारा ट्रेन के खिड़कियों और दरवाजों के पास खड़े यात्रियों को डंडा मार करके उनका मोबाइल गिरा लेते लूट लेते हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 1,80,000 रुपये है। इनका अपना आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है, जबकि गोलू और अनुराग के खिलाफ 3 अभियुक्त पूर्व में पंजीकृत हैं, गोरखपुर में पंजीकृत हैं। अच्छा सर, ये कहाँ रहते थे? क्या किराए के मकान में रहते? हाँ, ये क्लाइंट के पास जानकारी हुई कि किराए के पूछताछ से बताया कि किराए के मकान में रह करके वारदात किया करते थे। उस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई कर आगे की और गैंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये जो मोबाइल लूटते थे कहाँ बेचते थे? ये बताया अपने खर्चे लेने के लिए आते जाते लोगों को भेज दिए जाते, गाँव घर के लोगों को भेज दिया करते थे। उन तक भी पहुँचा जाएगा, उन तक भी पहुँचा। मोबाइल मिला सर्विलांस में लगा करके आगे की कार्रवाई